नमस्ते, मेरा नाम मानसी शाह है। मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ रेडियो एलजे में जुड़े हैं डॉक्टर कोमल उनादकट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अहमदाबाद से। हेलो मैम, नमस्ते, कैसे हैं आप? या थैंक यू, आई एम गुड। ओके, आज हम मैम से बात करने जा रहे हैं फ्रॉम ऑन टॉपिक इनफर्टिलिटी, जो अभी बहुत ही चर्चित विषय है। तो मैम, इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा नहीं होना। जब कोई कपल 1 साल तक बिना कोई साधन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करे बिना अगर ट्राई करे बच्चे के लिए और फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अच्छा, स्त्री और पुरुष में क्या दिक्कतें होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है? अगर हम स्त्री की बात करें तो यूजुअली या तो अंडाशय में या तो नली में या तो गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चा नहीं रुकता है। जैसे कि अंडाशय के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अंडा टाइम से बन के नहीं रप्चर होना, जैसे कि पीसीओडी या थायराइड का प्रॉब्लम। और उसके अलावा प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर मतलब समय से पहले अंडे ख़त्म हो जाना, उसमें भी बच्चा नहीं रुकता है। अगर हम ट्यूब्स की बात करें तो बच्चा यूजुअली नली में बनता है, बट अगर नली बंद हो गई हो इन्फेक्शन की वजह से तो भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। और थर्ड, अगर हम गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय के अंदर गांठ होना, एडेनोमायोसिस होना या गर्भाशय में मस्सा होना या पुअर एंडोमेट्रियम, अंदर की लाइनिंग अच्छे से नहीं बनना, मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, तो ये सब बेसिक कॉजेज़ है जिसकी वजह से बच्चा रुकने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम पुरुष की बात करें तो कंजेनाइटल प्रॉब्लम, जैसे कि जन्मजात टेस्टिस बनी नहीं हो, या तो फिर स्पर्म प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम होना, या तो फिर स्पर्म बन तो रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ रहे हैं, या तो फिर इरेक्टाइल और इजैक्यूलेटरी डिस्फंक्शन, मतलब इरेक्शन में प्रॉब्लम है या इरेक्शन हो रहा है, सबन भी बना पा रहे हैं पर इजैक्यूलेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बच्चा रुकने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंडिया में क्यों इतने इनफर्टिलिटी के केस बढ़ रहे हैं? इनफर्टिलिटी आजकल हम सब लोग देख रहे हैं कि बहुत ही केस बढ़ रहे हैं और इतने सारे इनफर्टिलिटी सेंटर्स भी बन रहे हैं। तो बेसिक रीज़न ये है कि लोग अभी मैरिज लेट कर रहे हैं। पहले के ज़माने में 20-25 साल तक बच्चा लोग प्लान कर रहे हैं। अब आज क्या हो रहा है, लगभग 28-30 साल में ही लोग बच्चा प्लानिंग तो क्या, शादी की बात करते हैं। उसके बाद में पोस्टपोनमेंट ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, मतलब बच्चा भी लेट प्लान करना है। लड़कों में ये प्रॉब्लम होता है कि दे वांट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि उनको पहले अपनी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, हाउस ठीक से हो जाए। लड़कियों में ये दिक्कत होता है कि उनको एजुकेशन करना है, करियर बनाना है अपना, उसके बाद में दे थिंक अबाउट प्लानिंग। तो उसकी वजह से बच्चे प्लानिंग में बहुत देरी हो रही है। तो उस चक्कर में लड़कियों की उम्र ज़्यादा हो जाती है और जैसे जैसे वुमन की एज बढ़ेगी उसके एग्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों कम होती जाएगी। तो ये एक हमारा फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। कपल की लाइफ में आजकल बहुत स्ट्रेस चल रहा है तो जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होती है तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। थर्ड, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आप कितना इलीगल ड्रग्स या स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह का यूज़ कर रहे हो। नॉट ओनली मेल्स, लड़कियाँ भी आजकल बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रही है जिसकी वजह से उनके एग्स की क्वालिटी एंड स्पर्म की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। फोर्थ, आजकल लड़के जो जिम में जा रहे हैं वो स्टीरॉयड्स का भी यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स के, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आती है और धीरे धीरे करके स्पर्म बिल्कुल एजोस्पर्मिया मतलब 0 काउंट तक भी हो जा सकता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चा नहीं रुकने में। ओके, तो अभी जो इनफर्टाइल कपल है वो क्या ध्यान रखे जिससे उनको फ्यूचर में प्रेगनेंसी रखने में दिक्कत ना हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता है कि लड़कियों के लिए एज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर आपकी एज 30 को पहुंचने आई है बट अभी आपने शादी भी नहीं करी है या शादी हो गई है बट बच्चा प्लानिंग अभी नहीं करना है, तो आप एटलीस्ट अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाके अपना रूटीन बेसिक चेकअप करवा सकते हो, जिसके अंदर आपके डॉक्टर आपको एक AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन ब्लड टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि आपके पास फ्यूचर में बच्चा करने के लिए कितना समय है, मतलब आप कितना डिले कर पाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड, एक अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे भी हम हमारे अंडाशय की और गर्भाशय की प्रेजेंट कंडीशन जान सकते हैं।
उससे हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये 2 टेस्ट आप करवा सकते हो। अगर हम लड़कों की बात करें तो वो बेसिक एक अपना सीमेन एनालिसिस करवा सकते हैं, जिससे वो जान सकते हैं कि उनके स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है। तो फ्यूचर प्लानिंग में उनके पास समय है कि नहीं वो जान सकते हैं। अगर लड़कियों में अंडे कम हो रहे हैं तो वो अपना एग फ्रीजिंग करवा सकते हैं। मतलब वो एक मिनी IVF टाइप प्रोसीजर है, जिसके अंदर उनको इंजेक्शंस देके उनके अंडे बनाकर अंडे शरीर के बाहर लेकर उसको फ्रीज कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में जब उनको पार्टनर मिले तब वही अंडों से वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सेम वे पुरुषों में भी अपना वो सीमेन का फ्रीजिंग करवा सकते हैं, कि जिससे फ्यूचर में अगर उनके स्पर्म कम हो रहे हैं तो ये फ्रोज़न सीमेन से हम लोग बच्चा कर सकते हैं। ओके तो जैसे कि अभी हम मार्केट में सुन रहे हैं कि देर आर मैनी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर इनफर्टाइल कपल, तो जो IVF है और IUI है तो वो क्या है? दिस आर एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम गैमेट्स को शरीर के बाहर हैंडल करते हैं। उनका नाम है IUI एंड IVF। IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसके अंदर स्त्री के शरीर में अंडे बनने के लिए दवाई गोली इंजेक्शंस देते हैं। जब उनके अंडे बड़े होते हैं तब उनको रप्चर करने के लिए इंजेक्शंस लगते हैं, और जब वो रप्चर होते हैं उस टाइम पर उनके हस्बैंड को बुला के उनका सीमेन लेके लेबोरेटरी में प्रोसीड करके अच्छी क्वालिटी वाले स्पर्म उनके गर्भाशय में विद द मेथड ऑफ अ सिंपल कैन्युलेशन अंदर डिपॉजिट करते हैं। उसको बोलते हैं IUI। और IVF मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हम स्त्री को जब उनका पीरियड आता है उसके 2nd 3rd डे को हम अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करके अगर IVF के क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं तो हम उनको डेली इंजेक्शंस देते हैं, जो करीबन 10 दिन तक जाते हैं। उसके बाद में जब उनके अंडे मैच्योर हो जाते हैं, जो हम सोनोग्राफी से देखते हैं, वो बहन को बेहोश करने के बाद में हम सारे अंडे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू वजाइना से ही बाहर ले लेते हैं। सेम डे उनके हस्बैंड का सीमेन लेने में आता है और उसको भी प्रोसीड करने में आता है, और लैब के अंदर एग और स्पर्म का मिलन करवा के गर्भ बनाते हैं। हम वो गर्भ को 5 दिन के अंदर इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। मीनवाइल लेडीज़ को पीरियड आ जाता है, तब वो हमारे पास आती है। हम उनको बीच में एक साइकिल का रेस्ट देते हैं, और नेक्स्ट साइकिल हम उनको दवाई से गर्भाशय की अंदर की लाइनिंग बनाते हैं, गद्दी बनाते हैं, और हमारे पास जो भी हमारे फ्रोज़न एम्ब्रियो है उसमें से हम 1 या 2 गर्भ को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाके गर्भाशय में वापस रखते हैं, और 15 दिन बाद में बीटा HCG टेस्ट से हम लोग कंफर्म करते हैं प्रेगनेंसी। ओके ग्रेट। तो थोड़े से मिथ्स और फैक्ट्स चल रहे हैं अभी IVF और IUI के बारे में, उसके बारे में जानना चाहूँगी मैं। अच्छा, तो आई थिंक सबसे पहला मिथ तो आपके दिमाग में यही होगा कि IVF में या IUI में हमारा बच्चा होता है कि नहीं होता है। करेक्ट। ऑब्वियसली वो आपका ही बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक अच्छे रेप्यूटेड IVF सेंटर में जाते हो तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने में आता है। उसके बाद में डॉक्टर आपके साथ में पूरा काउंसलिंग करते हैं कि आपको क्या दिक्कत है और आपके लिए क्या प्रोसीजर लगेगी। अगर आप IUI के IVF के लिए ऑप्ट करते हो तो हर लेवल पर आपका चेकिंग होता है, जैसे कि आपका आइडेंटिटी नंबर और आपका नाम आपको पूछने के बाद में ही आपको लैब में लेने IVF OT के अंदर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर भी आपके जब भी एग्स निकालते हैं तो उनका प्रॉपर लेबलिंग होता है। आपके जो भी गर्भ बनते हैं वो भी आपके नाम और आइडेंटिटी नंबर के साथ में ही फ्रीज करते हैं, और जब हम वापस गर्भ रखते हैं तब भी पेशेंट से क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद में ही हम लोग वो आपकी बॉडी के अंदर रखते हैं। तो डेफिनेटली वो हर जगह पर चेकअप होता ही है। तो 100% इट इज़ योर्स ओनली अनटिल अनलेस अगर आप मतलब डोनर गैमेट्स यूज़ करना चाहते हो तो आपकी परमिशन के साथ में हॉस्पिटल वो यूज़ कर सकते हैं। ओके। एक और मिथ ये भी है कि IVF करवाएंगे अगर कपल तो उसके बाद उनको बहुत आराम करने पड़ेगा, उनकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो वैसे नहीं रह सकते, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। ऐसा कुछ नहीं है मानसी कि IVF करवाया है तो कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज नेचुरल प्रेगनेंसी में जब बच्चा बनता है तो हमें नहीं पता वो कब बनता है, वो कब गर्भाशय में आया और कब चीका। सेम वे जब हम IVF करते हैं तो हम लोग डे 5 वाला गर्भ रखते हैं। मतलब आज मैंने गर्भ रखा है तो आज के आज ही वो गर्भाशय में चिपक जाएगा।
तो उसके बाद में कपल चाहे ट्रैवलिंग करे या कुछ भी काम करे तो गर्भ निकल जाएगा ऐसा नहीं होता है। वो अपनी रूटीन लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रैवलिंग भी अगर करना हो तो कर सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से। खाने पीने में भी कोई ऐसे परहेज नहीं होती है। हाँ, उनको दवाई टाइम से लेनी पड़ती है, क्योंकि IVF के अंदर हम पूरा दवाई से एंडोमेट्रियम बनाए हैं और पहले 3 महीने सिर्फ दवाई से प्रेगनेंसी टकती है, तो रेगुलर मेडिकेशन इज़ नीडेड। कभी कभार अगर ब्लीडिंग वगैरह कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, इन दैट केस उनको फिर बेड रेस्ट की एडवाइस करने में आती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा डोज ऑफ मेडिकेशन देने में आता है। अदरवाइज़ वो सीढ़ी चढ़ना या बेसिक कहीं पर आना जाना, कुछ खाना पीना, तो दैट शुड बी नॉर्मल। ओके, अब ये सच है कि IVF करवाने से ट्विन प्रेगनेंसी ही रुकेगी? पहले के ज़माने में जब IVF आया तब से लेके अब तक हम देखें तो मोस्ट टाइम हम लोग देखते हैं कि ट्विंस ज़्यादा होते हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, दैट टू डे 5 वाले एम्ब्रियो। अगर अच्छा एंडोमेट्रियम है, अच्छे एम्ब्रियो है, तो दोनों के दोनों एम्ब्रियोज चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्विंस का इंसिडेंस होता है। बट इन जनरल ट्विंस का इंसिडेंस है अप टू 20%, मतलब 100 कपल में से 20% को ही ट्विंस रुकेंगे। पर हम जिसके ट्विंस देखते हैं तो हम तुरंत सोचते हैं इन्होंने IVF करवाया होगा। सो दैट कुड बी द रीज़न कि हमें लगता है इतने ज़्यादा ट्विंस है। सेकेंड, अब ये ट्रेंड आ गया है कि अगर अच्छे घर बने हैं तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करो। और उसके अलावा अब तो एम्ब्रियो का जेनेटिक एनालिसिस भी करते हैं, जो सबसे हेल्दी एम्ब्रियो है बस वही रखो, तो सिंगलटन प्रेगनेंसी ही रुकनी चाहिए। आई थिंक द ट्रेंड शुड बी नाउ लाइक दैट कि सिंगलटन प्रेगनेंसी हम प्लान करें। लास्टली, मैंने ये भी सुना है कि IVF करने से लड़का ही होगा, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी वो ऊपर से भगवान ही तैयार करता है कि 50% एम्ब्रियोज गर्ल के होंगे और 50% एम्ब्रियोज बॉय के होंगे। अब जो भी हम ट्रांसफ़र एम्ब्रियो कर रहे हैं वो गर्ल होगा या बॉय होगा वो हम नहीं जान सकते हैं, तो वो नॉर्मल नेचुरल चीज़ है गर्ल बॉय होना। ओके, क्या मैं IVF और IUI की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जान सकती हूँ कि वो कैसे होता है? हाँ, जैसे कि मानसी मैंने पहले बताया कि IUI के अंदर हम एग रिलीज़ करवाते हैं, एग को मैच्योर करवाने के बाद विद द हेल्प ऑफ टैबलेट्स एंड इंजेक्शंस। और जब वो रेडी हो जाते हैं एग्स, तब हम उनको रप्चर का इंजेक्शन देने के बाद में हस्बैंड का सीमैन लेके प्रोसीड करके गर्भाशय के अंदर रखते हैं। और 15-20 दिन के बाद में बीटा HCG या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं, वो तो IUI हो गया। IVF भी मैंने वैसे तो डिस्कशन करा है, बट आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट दैट अगर आज लेडी आई है और उसका 2nd या 3rd डे है पीरियड का, तो आफ्टर डूइंग हर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन अगर IVF के क्राइटेरियाज मीट होते हैं, देन कंटिन्यूसली 10 डेज़ के उनको इंजेक्शंस लगते हैं। उसके बाद में उनको बेहोशी का इंजेक्शंस दे के विदाउट एनी पेन वजाइना के थ्रू हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से सारे अंडे बाहर लेते हैं, अंडों का गर्भ बनाते हैं। और 5 दिन के बाद में या तो हम 1 या 2 गर्भ लेडी के गर्भाशय में रखते हैं, या तो एम्ब्रियो को फ्रीज कर के रखते हैं, जो हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ओके, डॉक्टर, अगर कोई इनफर्टाइल कपल डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कैसे तय करते हैं कि अब इस पेशेंट को IVF, IUI और इनफर्टिलिटी की कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? अच्छा, अगर आपकी एज यंग है, आपकी साइकिल्स रेगुलर है, आपकी लाइफस्टाइल में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप कोई व्यसन नहीं कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। हम जब चेकअप करते हैं तो अगर अंडाशय अच्छा काम कर रहा है, ट्यूबल टेस्टिंग करवाया, ट्यूब्स अच्छे काम कर रही है, वुमन की एज 30 से कम है, तो सिंपल बेसिक ट्रीटमेंट से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। हस्बैंड का एक सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। अगर उसमें प्रेगनेंसी नहीं रुकती है 3 to 6 साइकिल्स तक, देन वी कैन थिंक ऑफ कि हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो। हमने बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो पहले ही करवा दिए होते हैं। फिर हम लोग आगे की ट्रीटमेंट देखते हैं कि जैसे चलो अब इट्स अ टाइम दैट वी कैन गो फॉर IUI, कि जिसके अंदर द सक्सेस रेट इज़ मोर देन नेचुरल प्रेगनेंसी का। अगर नेचुरल की सक्सेस रेट हमारी 6 to 8% थी, तो ये अभी 18 to 20% हो जाएंगी, बिकॉज हम एग और स्पर्म को एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं, पर शरीर के अंदर ये चीज़ें हो रही है, तो वो है IUI। अगर IUI भी आपका फेल हो रहा है, मल्टीपल IUI या सिंपल ट्रीटमेंट, या तो कपल की एज ज़्यादा हो गई है, या तो हमें स्कैन में पता चला कि अंडों की संख्या काफ़ी कम होने लगी है, या तो ट्यूब्स ही उनकी ब्लॉक है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं बन रही है, पुरुष के अंदर स्पर्म के फैक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्वांटिटी कम होती जा रही है, या फिर एजोस्पर्म में मतलब स्पर्म ही नहीं है, तो दिस आर द आइडियल कैंडिडेट्स के जिसके अंदर हम डायरेक्टली उनको IVF की सलाह दे सकते हैं।
और अभी हम देख रहे हैं कि आईवीएफ और आईयूआई के सक्सेस रेट क्या है, और लोग की ऐसी भी मान्यता है कि एवरी साइकिल ऑफ आईवीएफ और आईयूआई इज़ वेरी कॉस्टली. तो कैन यू प्लीज़ एलिब्रेट दैट? यस, आईवीएफ इज़ अ बीट कॉस्टली. इतनी सिंपल ट्रीटमेंट नहीं है, प्लस कोई भी आपकी मेडिक्लेम या इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसको कवर नहीं करती है. द थिंग इज़ आईवीएफ के अंदर क्या होता है कि जो इंजेक्शंस लगते हैं डेली, सो दिस इटसेल्फ आर कॉस्टली. अलॉन्ग विद दैट जो हमारा लेबोरेटरी सेटअप होता है तो वो भी पूरे स्टैंडर्ड के हिसाब से आईवीएफ लैब बनती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है. और पर साइकिल के अंदर डॉक्टर्स को, लैब को काफ़ी खर्चा होता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट से भी आती है. तो इन जनरल आईवीएफ सिंपल ट्रीटमेंट से कॉस्टली ही है, बट करीबन आप अगर हम बात करें मानसी, तो 1.25 से 1.5 लाख तक जितना खर्चा एक आईवीएफ साइकिल के अंदर हो ही जाता है. इसके कंपेयर में अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो आईयूआई का मैंने बताया कि 18 to 20% है, और आईवीएफ का सक्सेस रेट इज़ अप टू 50%. दैट इज़ अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, चाहे हम यहाँ करवाएं या सिंगापुर में कराएं, बिकॉज द इक्विपमेंट्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड द पैटर्न ऑफ वर्क इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होती है द रेप्यूटेड सेंटर्स के अंदर. तो अगर हम आपकी साइकिल कर रहे हैं, आपका ही अंडा है, आपका ही स्पर्म है और आपका ही गर्भ है, आपका ही गर्भाशय है, तो एक साइकिल में करीबन 40 to 50% पहली बार में कंसीव हो जाते हैं. जो भी फेल होता है, अगर हमारे पास सरप्लस एम्ब्रियोस पड़े हैं तो हम लोग सेकेंड साइकिल में वही इस्तेमाल कर सकते हैं, और सरप्लस एम्ब्रियो है तो 3 साइकिल भी कर सकते हैं, नहीं तो हमें नेक्स्ट साइकिल में भी जाना पड़ सकता है. अल्टीमेटली हमें सफलता मिलती है, बट वी कैन नॉट से कि पहली बार में वो सफल हो ही जाएगा. ओके. तो मैडम, अभी हमने ये भी सुना है कि इनफर्टाइल कपल कभी कभी ये ट्रीटमेंट करवाने से डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है. तो क्या आप नो, दिस इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर. बेसिकली इसमें जब इंजेक्शंस लगते हैं तो वो सबक्यूटेनियसली, मतलब पेट के ऊपर लेने वाले इंजेक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक इंसुलिन इंजेक्शंस, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होते हैं. कुछ बैक में इंजेक्शंस लगते हैं. फिर हम जब आपके अंडे लेते हैं तो आपको बेहोश करके लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट पेनफुल. जब हम आपकी गर्भ रखेंगे तभी भी आपको सोनोग्राफी गाइडेंस के थ्रू एकदम पतले कैथेटर से गर्भ रखते हैं, जिसके अंदर भी एनेस्थेशिया की ज़रूरत नहीं होती और पेन भी नहीं होता है. सो नो, इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर. ओके. तो अभी जो इनफर्टिलिटी कपल हैं, तो वो कैसे एक बेस्ट आईवीएफ सेंटर चूज़ करे जिससे उनको अच्छा रिजल्ट मिले और सेटिस्फाइड रिजल्ट मिले? तो अच्छा, अगर आप आईवीएफ सेंटर को चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो देखिए कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या हमारे जो गवर्नमेंट की बॉडी है आईसीएमआर, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. वो एक पहला क्राइटेरिया है आईवीएफ सेंटर का. सेकंड, एडवांस्ड आईवीएफ लैब होनी चाहिए. एडवांस लैब में एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं. जो हमारा हार्ट है लैब इज़ द हार्ट ऑफ आवर आईवीएफ सेंटर, तो वो अच्छा होना चाहिए. थर्ड, डॉक्टर जो आप चूज़ कर रहे हो, आप कितने कंफर्टेबल हो, प्लस डॉक्टर्स का एजुकेशन, कि वो गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है कि नहीं, दैट इज़ वन अनदर थिंग. और एक्सेसिबिलिटी भी आजकल लोग देखते हैं कि आप कितना पास में रह रहे हो, क्योंकि उसमें आपको रिपीटेडली विजिट करना पड़ता है, तो दैट इज़ अनदर फैक्टर. एंड फाइनेंशियली ऑल्सो, व्हेन यू आर रेडी टू गो फॉर द ट्रीटमेंट, आई थिंक देन ओनली यू शुड ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट. राइट. देयर आर सम कपल्स हु सेज कि हम अच्छा आईवीएफ सेंटर चूज़ किया, बट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला डॉक्टर से या किसी भी चीज़ से. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो यू शुड अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट. आप अपना खुद का भी रिसर्च करो, प्लस वहाँ पर भी काउंसलिंग में पूरा ध्यान दो. अपने डॉक्टर्स को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताओ, काउंसलर को बताओ, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि आप किस प्रोसीजर से जा रहे हो, एंड बी रियलिस्टिक कि इसका कितना सक्सेस रेट है. मतलब आप सोच रहे हो कि मैंने पैसे दिए हैं, मैं आईवीएफ करवाने जा रही हूँ एंड मेरा पॉजिटिव ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है. यू शुड बी रियलिस्टिक कि आईवीएफ की सक्सेस रेट 40-50% ही है. मतलब आपका नंबर या तो इस साइड में 50% में या इस साइड में भी आ सकता है, वो आपके फैक्टर पर डिपेंडेंट है. तो बाद में डॉक्टर को ब्लेम देने की जगह पर यू अंडरस्टैंड योर फैक्टर्स, एंड देन अगर आप ट्रीटमेंट करवाओगे तो डेफिनेटली आप सेटिस्फाइड होगे. ओके. जो इनफर्टाइल कपल अभी ये प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, आईवीएफ और आईयूआई वॉट एवर, तो उनका शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों की?
सी इट इज़ डिफ़िकल्ट मानसी टू गो फॉर एनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि मुझे इनफर्टिलिटी है, उसी की वजह से काफ़ी टाइम निकल जाता है ट्रीटमेंट में। एंड देन व्हेन यू कम टू नो, आप डरते हो जब भी डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं मुझ में कुछ प्रॉब्लम निकल जाएगा, तो आप जाते ही नहीं हो। तो अगर आप जाओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम है और नहीं सॉल्यूशन आ पाएगा। तो सबसे पहले ओपन होना है उस चीज़ के लिए, ठीक है। प्राइवेसी इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्टिलिटी सेंटर्स जो आपको, आप और अपने डॉक्टर और काउंसलर है और बात कर रहे हैं, तो आप खुल के वो चीज़ें बता सकते हो सकता है एकदम मामूली प्रॉब्लम हो, इरेक्टाइल इजैकुलेटरी डिसफंक्शन हो, या किस टाइम पर आपको संबंध रखना वही नहीं पता हो, तो वो सब भी आप अपने डॉक्टर से जान सकते हो। सो दैट कैन बी द थिंग। तो मैडम अभी आपके पास जो IVF के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनके कोई चांसेस हैं कि वो नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं? 100% एवरीबडी हैज़ द चांस टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली, वो तो है ही। जब काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स हो चुकी है और फिर भी कंसीव नहीं कर पाता है कपल, या कुछ डायरेक्ट इंडिकेशन है, तभी ही हम उनको IVF के बारे में सलाह देते हैं। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कपल ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, एंड देन अगर वो अपनी लाइफ में वापस जुड़ जाए, या तो कोई आउटिंग के लिए जाए, या अपने दिमाग से स्ट्रेस को निकाल दे, कोई स्ट्रेसफुल फैक्टर है उसको रिमूव करे, तो वो नेचुरली कंसीव हो सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि कपल को हमने IVF करा, एक बच्चा हो गया, एंड सेकंड टाइम वो नेचुरल कंसीव होके आते हैं, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास अब बच्चा है, तो वो स्ट्रेस फैक्टर चला गया है। तो डेफिनेटली अगर IVF की एडवाइस होने के बाद में भी नेचुरल प्रेगनेंसी रुक सकती है। बट द थिंग इज़, सबके साथ में ऐसा नहीं होता है, सब इतने लकी नहीं होते हैं। ओके। सो आई थिंक हमें भी हमारा कर्म करना चाहिए। अगर हमें बोला गया है कि भाई हमने इतना ट्राई करा है फिर भी नहीं हो रहा है, आई थिंक वी शुड ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट। फिर अगर नेचुरली हो जाता है तो वो तो भगवान के ऊपर है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन अभी चल रहा है कपल्स के बीच में कि देर आर सम मेडिसिन अवेलेबल इन मार्केट टू इम्प्रूव एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी, सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर देम और नॉट? सी द थिंग इज़ मानसी, मेडिसिन्स तो हर चीज़ के लिए है ही, एंड बेसिक मेडिकेशंस के जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए है, दैट आर फोकसिंग कि आपकी ओवरऑल एग और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करे। अब क्या होता है कि जो अंडा और स्पर्म मुझे आज दिख रहा है, उसका फॉर्मेशन 2-2.5 महीने पहले ही शुरू हो गया होता है। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एग एंड स्पर्म क्वालिटी, एटलीस्ट हमें 2 से 3 महीने का टाइम देना पड़ता है, जिस दरमियान या तो फर्टिलिटी के कंसल्टेंट आपको कुछ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिससे उनका DNA हेल्दी रहे एग और स्पर्म का। उसके साथ में हम लोग लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करें, जैसे कि अगर हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करें तो एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ डेली एक्सरसाइज is required. Avoid junk food. Try to have healthy homemade and raw food. जैसे कि थोड़ा सलाद भी ले लिया, टमाटर खा लिए, उसके अलावा ड्राई फ्रूट थोड़ा ले लिया, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। सो ये सब से हमारे एग्स और स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। थर्ड, हम लोग अगर एडिक्टेड है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोकेन, हेरोइन, ये सब ड्रग्स, सो कम्प्लीटली अवॉइड दिस थिंग्स, उससे भी। फोर्थ, मेल के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि अगर वो बहुत हीट एक्सपोजर वाले एरिया में काम कर रहे हैं तो उसको डाउन करें। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल रेडिएशन, मोबाइल्स का यूज़ या लैपटॉप का यूज़, तो वो भी कम करना चाहिए। बहुत हॉट पानी से नहीं नहाना चाहिए, सोना बाथ वगैरह, उससे भी स्पर्म डैमेज होते हैं, वो भी कम करिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, कि अब हम जहाँ पर रह रहे हैं तो एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशंस है, कितनी पेस्टिसाइड्स हम खा रहे हैं, हम जो शैम्पू या कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कितने टॉक्सिक एजेंट्स है, तो वो सब हमारे स्पर्म हेल्थ, एग हेल्थ पर इफेक्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल वी नीड टू इम्प्रूव अवर एनवायरनमेंट एंड वी नीड टू इम्प्रूव अवर लाइफस्टाइल, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हम सप्लीमेंट्स भी दे तो डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव द एग एंड स्पर्म क्वालिटी। तो मैम, आपने अपने करियर में अभी तक कोई ऐसा केस देखा है जो आपको बहुत ही शॉकिंग लगा हो? यस, जब मैं अपनी फेलोशिप कर रही थी तब हम लोग एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, एंड देन उसके यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम था, मतलब वो कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। हमने उसके लिए सरोगेसी एडवाइस करी थी, उसकी सरोगेट प्रेग्नेंट हो गई, एंड देन उसको भी 6 मंथ 7 मंथ्स हो गए, एंड मीनवाइल ये लेडी जो खुद भी डॉक्टर थी, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, एंड दे कंसीव नेचुरली। जब उनकी सरोगेट प्रेग्नेंट थी तब वो भी नेचुरली कंसीव हो गई। सो तो स्ट्रेस फैक्टर जो था उसका, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, वो निकल गया, क्योंकि शी इज़ हैप्पी
दैट उसकी सरोगेट प्रेग्नेंट है, हम्म, एंड देन उसकी सरोगेट ने लड़की को जन्म दिया और उसके कुछ ही महीनों बाद ये हमारी मैडम ने भी एक लड़के को बॉय को जन्म दिया. सो या दैट इज़ द बेस्ट केस आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग या. तो मैम लास्ट में हम हमारे जो दर्शक हमको सुन रहे हैं उनके बारे में मैं ये जानना चाहूँगी जो अभी प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए कुछ लाइफस्टाइल टिप्स आप दे सकते हैं तो. See, if you are planning for a pregnancy, just ask yourself that are you ready to become a mom? Because pregnancy की planning करना is important. ऐसा नहीं है कि हमने आज सोचा and then we just conceived. Because क्या होता है कि 3 month का folic acid is very important for baby's brain development. बच्चे का दिमाग और spine के लिए वो important है. तो आप 3 महीने तक पहले फॉलिक एसिड खाओ. सेकेंड, अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवा दो कि आप में कोई बड़ा रोग ना हो, डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या कोई थायराइड का इश्यूज़, तो वो हमें चेकअप से ही पता चलता है. थर्ड, हमारी लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करनी चाहिए कि हमें हेल्दी खाने की हैबिट रखनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है. तो अपने आप को इम्प्रूव करने के बाद सेम अप्लाइज टू मेल ऑल्सो, पुरुषों में भी सेम कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करे, स्मोकिंग वगैरह बंद कर दे, एंड देन अगर वो प्लान करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी एंड बेबी विल बी हेल्दी. ओके, थैंक यू सो मच मैम. आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा. आप रेडियो LG में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much for inviting me. Thank you.